हेलो स्टूडेंट्स। विज्ञान पाठशाला में मैं जैस्मिन आप लोगों को पढ़ाती हूँ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो कि क्लास 8 की एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड है। और विज्ञान पाठशाला एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप लोगों को क्लास 6 से 12 तक के वीडियोस मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान पाठशाला, मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी। क्लास 8 का जो चैप्टर 2 है वो है सेकुलरिज्म, और चैप्टर 1 की वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। और चैप्टर 2 की जो है सेकुलरिज्म टॉपिक है, उस वो भी काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, टॉपिक है। तो इसके लिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में की हूँ। तो अभी तक जो पहला पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लें। उस पे क्या क्या बातें हुई थी, सेकुलरिज्म क्या है, क्यों स्टेट पावर के साथ सेकुलर रिलीजन का अलग होना जरूरी है, ये सारी चीज़ों पे मैं डिस्कस की हूँ। तो उसी उसी चीज़ों को मैं और एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, उसके बाद आज की टॉपिक पे आ जाएंगे। तो जैसे हिस्ट्री में था कि कैसे जीविस के साथ दुनिया भर के लोगों ने उन लोगों को हेट सहना पड़ा था दुनिया भर के लोगों की, और उसके बाद उन लोगों ने अपना एक कंट्री बनाया, बाद में उसका नाम हुआ इसराइल। और रिलीजन के बेसिस पे कैसे हिस्ट्री में बहुत बार ये सारे डिस्क्रिमिनेशन हो चुकी है, एक्सक्लूशन हो चुकी है, इसके बारे में डिस्कस की थी। तो ये सारे जो एग्जाम्पल थे हिस्ट्री में जिस जहाँ पर रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हुई थी, तो वहाँ पे हम लोग ये बातें करते हैं बाद में कि कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव हो रिलीजन के बेसिस पे। तो ये सब चीज़ों में अगर आपको लगता है कि आप कभी देखे हैं इंडिया में ऐसी कोई इंसिडेंट या कोई कुछ आपको लग रहा है, तो उस चीज़ को मैं बताने के लिए कही हूँ मेरा सेकुलरिज्म का पार्ट 1 की वीडियो में। तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचें, ये सारे चीज़ों के। उसके बाद आता है व्हाट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या है? तो इसका जो एक सिंपल सा एक लाइन में अगर बोल सकते हैं आंसर, तो क्या बोल सकते हैं कि सेकुलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। नेक्स्ट आता है व्हाई इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। क्यों रिलीजन के साथ स्टेट का सेपरेशन होना क्यों जरूरत है? इसका जो आंसर है वो, मतलब ये जो क्वेश्चन आएगा शायद 3 या 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा ये यहाँ पे दिया गया है, डिस्कस किया गया है। तो इस वीडियो को आप लोग देख लें। और उसके बाद आता है कि उसका जो रीजन है, बहुत सारे रीजन की वजह से ये होता है कि स्टेट के पावर के साथ रिलीजन का अलग होना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि रिलीजन जो है एक फेथ है, खुद की बिलीफ है। उसके साथ स्टेट का पावर का कभी इन्वॉल्व होना मतलब कि डेमोक्रेसी के लिए वो एक मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया था अनटचेबिलिटी का, कि हिंदुत्व में अनटचेबिलिटी है। तो उसको अगर बहुत तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो पहले जो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अनटचेबिलिटी को एकदम से बैन करता है। जैसे किसी भी अगर कोई रूल से एक्ट किसी इंसान की सेंटिमेंट को चोट पहुंचाती है या फिर दुख पहुंचाता है, तो उस चीज में कैसे स्टेट इन्वॉल्व होता है, ये चीज को थोड़ा सा बताया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में कि कैसे सब लोग जो है अलग अलग धर्म के लोग कैसे एक साथ मिलजुल के आप लोग देख सकते हैं। कोई गले मिल रहे हैं, कोई हाथ पकड़ के हुए हैं, और मंदिर मस्जिद और चर्च का हम लोग फोटो देख सकते हैं। ये आप ही लोगों की जैसे किसी बच्चे ने बनाया है, पिंकी, जो कि क्लास 6 की है। ओके, दिल्ली से है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। अब इंडिया का सेकुलरिज्म क्या है? क्योंकि सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग देश का जो है अलग अलग रूल फॉलो करता है, अलग अलग बहुत सारे नियम है। तो इंडिया में सेकुलरिज्म क्या है, इस चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया था कि कौन सा वो ऑब्जेक्टिव है जो डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से बता देती हूँ दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। जैसे कि कोई एक रिलीजियन जो है किसी दूसरे को डोमिनेट ना कर पाए, और दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। तो एक ही रिलीजन के होने के बाद भी अगर एक दूसरे के साथ अनटचेबिलिटी या फिर कुछ भेदभाव करते हैं, तो उससे भी रोकता है ये सेकुलरिज्म की भावना जो है। ओके, तो ये सारी चीज़ों के लिए चीज़ों को डिस्कस की थी मैं लास्ट अपना वीडियो में। तीसरा भी कारण है दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजियन, नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। तो स्टेट जो है किसी भी व्यक्ति का रिलीजियन प्रैक्टिस करने का जो सिस्टम है, जो प्रथा है, उसमें भी कोई किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं डाल सकता एक सेकुलर कंट्री में। तो इंडिया का जो सेकुलर जो थिंकिंग है कैसे रन करता है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है।
और यहाँ पे स्टोरी बोर्ड में जो है, यहाँ पे कुछ बच्चे रहते हैं जो चाहते हैं अपने स्कूल में रिलीजन सेलिब्रेट करना, रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करना। तो वहाँ पे उनके सर उन्हें बताते हैं कि नहीं बच्चे, हम लोग मतलब गवर्नमेंट स्कूल में हम किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेट स्कूल में ये सब अलाउ है। तो ये सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस की गई है। उसके बाद है कि स्टोरी में क्या लिखा गया है उसी को डिस्कस किया गया था। तो अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में, जैसे कि किसी भी स्कूल में जो प्रमोट नहीं किया जाता है किसी एक रिलीजन को, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ओके, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं लास्ट वीडियो में भी बताई हूँ, मैं फिर से बताती हूँ कि रीड द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ सेकुलर स्टेट एंड राइट 2 सेंटेंसेस ऑन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट गवर्नमेंट स्कूल्स डू नॉट प्रमोट एनी अदर रिलीजन, एनी वन रिलीजन। ठीक है, क्यों किसी एक रिलीजन को गवर्नमेंट स्कूल क्यों प्रमोट नहीं करता है? तो ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ के ये अच्छे से आंसर करें। यहाँ पे जो पिक्चर है वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक पगड़ी बंधा हुआ इंसान है, एक हेलमेट पहना हुआ इंसान। तो ये स्टोरी में यही बताया जाता है कि जो पगड़ी जो पहनना है वो सिख का एक आइडेंटिटी होता है, उनका रिलीजियस बिलीव है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता है, तो उसे वो फ्रीडम उसे है कि वो बिना हेलमेट पहने अपनी धर्म धर्म के लिए वो पगड़ी पहन के रास्ते पे जा सकता है। देखिए एक ही जगह पे किसी दूसरे के लिए वो हेलमेट पहनना जरूरी है, जरूरी मतलब कि आवश्यक है। तो यही कहा जाता है, परमजीत की स्टोरी थी। उसके बाद आता है, उसके बाद जिस बात पे हम लोग आज का जो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वो है, मतलब आज का जो मेन डिस्कशन का टॉपिक है वह है इन व्हाट वे इज इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो मैं अभी बात कर रही थी कि सेकुलरिज्म जो है अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से फॉलो किए जाते हैं, तो इंडिया के बारे में हम लोग पढ़े। तो अब जो पढ़ेंगे वो है कि इंडियन जो सेकुलरिज्म है कैसे अलग डेमोक्रेटिक कंट्री से अलग है। ओके, some of the above objectives are similar to those that have been included in the constitutions of secular democratic countries in other parts of the world. For example, the First Amendment of the US Constitution prohibits the legislature from making laws representing and establishing of religion, or that prohibit the free exercise of religion. What is meant by the word establishment is that the legislature cannot declare any religion as the official religion, nor can they give preference to one religion. In the USA, the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म से कैसे अलग डेमोक्रेटिक कंट्री की सेकुलरिज्म कैसे डिफरेंट होती है, मतलब कहाँ पे यहाँ पे डिफरेंसेस है। तो यूएस जो है वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ओके, अभी तक जितना पढ़े हैं आप लोग उससे ये तो समझ में आया होगा ना कि डेमोक्रेटिक कंट्री क्या क्या है। फर्स्ट वीडियो से इसी बात पे हम लोग बहुत बार ये वर्ड भी बहुत बार मिला है और इस वर्ड पे हम लोग फोकस भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अरब की एग्जाम्पल आई थी तो वहाँ पे हम लोग बता रहे थे कि वहाँ पे चर्च बनाने की या फिर टेम्पल बनाने की इजाजत नहीं है, तभी मैंने बताया था कि वो इस्लामिक कंट्री है। फिर इसराइल जो हो गया जीविस की कंट्री हो गया। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी रिलीजन के लोग रह सकते हैं और अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन्हें पूरी तरह से फ्रीडम दी जाती है। ओके, और स्टेट पावर के साथ रिलीजन का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग बोल सकते हैं सेकुलरिज्म। तो ये सेकुलरिज्म की जगह पे, मतलब सेकुलरिज्म जो है वो कैसे इंडिया से दूसरे कंट्री से अलग होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि अगर हम लोग देखें कि सेकुलरिज्म का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, वो पहले भी मैं बता रही थी इंडियन सेकुलरिज्म की जगह पे वहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव्स है जिनको फिर से पढ़ के आपको आंसर करने के लिए कहा गया है। तो अगर ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देखेंगे सेकुलरिज्म कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री का या फिर सेकुलरिज्म का क्या होता है, तो हम लोग बहुत सारे सिमिलरिटीज यहाँ पे पाएंगे जो कि दुनिया की बहुत सारे देशों के साथ मैच कर जाएंगे। जो एक इंडिया का जो सेकुलरिज्म का जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो कॉन्सेप्ट है, उसके साथ दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री का, वर्ल्ड का किसी भी कोने का कोई भी कंट्री का, डेमोक्रेटिक कंट्री का कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव शायद मैच कर जाएंगे।
जैसे कि अगर देखेंगे कि अमेरिका में भी जो है, यूएस में डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहां पर भी वो भी एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ तो वहां पे क्या कहा गया, वहां पे बोला गया था है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज respecting and establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion। तो क्या होता है वहां पे कि एस्टेब्लिशमेंट जो कहा जा रहा है कि किसी भी तरह का, जैसे कि किसी एक रिलीजन को प्रमोट करना या फिर रेस्पेक्ट करना किसी एक रिलीजन के एस्टेब्लिशमेंट को, या फिर किसी को भी मना करना, ये सारे चीजों में स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, और ये जो रिलीजियन और स्टेट का पावर जो अलग अलग है, तो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगी। जैसे इसको और भी अच्छे से समझाने के लिए, समझने के लिए इस बात को याद रखिए, ध्यान में रखिए, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में मैं बात की थी अनटचेबिलिटी का। तो हिंदुत्व में जो है अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, तो इसे बहुत तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो अभी उसके उस टाइम की मैं बात की थी जब रिफॉर्मेशन हुई ये सब में, तो अंबेडकर जी ने इस चीज के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी लाई, बहुत कुछ करके बहुत कुछ हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है कि अगर धर्म में है भी और वो इंसानियत के हित के हित में नहीं है, वो किसी इंसान का सेंटिमेंट को दुख पहुंचा सकता है, चोट पहुंचा सकता है, तो वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो वहां पे इंटरफेयर किया, ताकि इंडिया में भी, लेकिन सेकुलर होने का मतलब यह है कि एक इंसान को पूरा हक है कि वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है, वो कहीं भी प्रेयर कर सकता है पब्लिक में, अपना रिलीजन का जो भी है मंदिर मस्जिद ये सब एस्टेब्लिश कर सकता है, ये सब कुछ फ्रीडम है। लेकिन ये सब होने के बाद भी जो इंसानियत के हित में नहीं है, उस चीज को उस चीज को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उस चीज को मतलब रोकने के लिए नहीं कह सकते, कि इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे रोल है। लेकिन यूएसए में क्या होगा कि कैसे भी करके, चाहे कुछ भी रीजन हो, तो उस स्टेट का जो पावर है वो रिलीजियन में इन्वॉल्व नहीं होगा, और रिलीजियन का जो भी सारे प्रैक्टिसेस है, जो भी है, वो स्टेट पावर के साथ मिक्स नहीं होगा। मतलब कि ऑफिशियली कुछ प्रमोट नहीं हो रहा है और एक दूसरे के बात में टांग नहीं लड़ा रहे हैं। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट जो है, there is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America. This is because unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in Indian secularism, the state can intervene in religious affairs. You have read about how the Indian constitution intervened in Hindus' religious practice in order to abolish untouchability. In Indian secularism, though the state is not strictly separate from religion, it does not maintain a principal distance vice versa religion. This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the constitution. These ideas serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principles। तो यहाँ पर जो बात है वही बात मैं बता रही थी ऑलरेडी, कि कहाँ पे ये डिफरेंस होता है कि जो अमेरिका में जो है कि एक दूसरे के बीच में टांग नहीं लड़ाएंगे, लेकिन इंडिया में जो है, एक एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी अनटचेबिलिटी का, तो वहाँ पे स्टेट जो है रिलीजियस कोई भी अगर मिसकंसेप्शन है या फिर इंटरप्रिटेशन अगर लगता है कि इंसानियत के हित में नहीं है, या फिर रिलीजन में भी उसका बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है जो समझने में गलत हो रही है, या फिर ये सारे बहुत चीज़ों के बेसिस पे यहाँ पे कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिलीजियन में आ सकता है, मतलब कि जो भी होगा इंसानियत के हित में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं कि जबरदस्ती हो गया। ओके, The Indian state is secular and works in various ways to prevent religious domination. The Indian constitution guarantees fundamental rights that are based on these secular principles. However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society.
Indeed, it is precisely because such violations happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. The knowledge that such rights exist make us sensitive to their violations and enable us to take actions when these violations take place. तो इंडिया जो है, इंडियन स्टेट मतलब कि स्टेट मतलब कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे कंट्री को बोला जा रहा है। तो इंडिया जो एक देश है, यहाँ पे सेकुलर रखने के लिए, सेकुलर जो सेकुलर कंट्री है, इसका जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसको रखने के लिए, या फिर रिलीजियस जो डोमिनेशन है, ये सारी चीज़ों को रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, उसमें मतलब मौलिक अधिकार, उसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, वो अपना प्रैक्टिस कर सकता है। और वहाँ पर एक में आपका जो कास्ट, क्लास, जेंडर के बेसिस में जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, उसे भी रोकने के लिए कहा जाता है फंडामेंटल राइट में। तो देखा जाए तो एक सिटीजन को प्रोटेक्ट करती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो भी है, हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि जो भी सारे रूल्स है वो एकदम प्रॉपरली फॉलो होते हैं और वहाँ पे कोई वायलेशन नहीं होती है, इतना गारंटी तो कोई नहीं दे सकता है। जहाँ पे इतनी आबादी है और इतने सारे सोच के लोग हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ अनबन सन तो होती ही रहती है। लेकिन उसके बाद भी जो वायलेशन है, ऐसा नहीं कि लगातार होती चल रही है, होती है कभी-कभी, कहीं-कहीं होती रहती है, फिर ठीक हो जाती है। तो ये सारे चीज़ों को एकदम से ठीक करने के लिए, सही करने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एक्ट्स है, उन सब का इम्प्लीमेंटेशन सही से होना, ठीक से फंक्शन करना, ये सब बहुत ज़रूरी है, ताकि ये सारे जो वायलेशन है रिलिजन के बेसिस पे, कास्ट, क्लास के बेसिस पे, इसको प्रिवेंट करने के लिए। और सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, वो एक-एक इंसान की सोच। जब इंसान में नॉलेज होगी, जब इंसान समझेंगे, और ये जो सेकुलरिज़्म की जो सोच है, इसका क्या गुड इम्पैक्ट हो सकता है, कैसे एक कंट्री को, डेमोक्रेटिक कंट्री को फंक्शन करने में ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है, ये सारी चीज़ों को जब सब समझने लगेंगे, तो एक-एक इंसान अगर समझदार हो जाएगा, तो फिर ये वायलेशन जाके बहुत हद तक कम हो सकती है, या फिर ये खत्म भी हो सकती है। Can you think of a recent incident from any part of India in which the secular ideals of the constitution were violated and persons were persecuted and killed because of their religious backgrounds? तो क्या आप लोगों को लगता है, ऐसा क्वेश्चन पहला वीडियो में भी एक था कि आप लोग अगर देखें, ये क्वेश्चन जो है ना बार-बार पूछी जाती है, ताकि आप अपने आस-पास की जो चीज़ें हैं वो चार सारी चीज़ों को बारे में सोचें, या फिर खुद की सोच भी डेवलप करें। क्योंकि जो आज जो आप लोग बच्चे हैं, जो भी है, बड़े हैं, जो भी है, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएँगे, और एक मैं पहले भी बता रही थी कि एक इंसान अगर सजाग हो जाएगा, उनके पास नॉलेज होगी, अ, तो फिर ये सारे चीज़ को हम लोग, ये जो रिलीजन वाली जो वर्ड चलती है, धर्म युद्ध, पता नहीं क्या-क्या, वो सारे चीज़ को हम लोग होप रख सकते हैं कि हाँ, शायद एक दिन ये सब कुछ खत्म हो। तो क्या आप लोगों को लगता है कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप लोग देखे हैं, जहाँ पे आप लोगों को लग रही है कि ये नहीं होना चाहिए था, या फिर सेकुलर कंट्री के हिसाब से यहाँ पे कुछ वायलेशन हो रही है? तो ऐसा अगर कुछ है, तो उस चीज़ को बारे में सोचें, लिखें या कमेंट सेक्शन में बताएँ। कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैं यहाँ पे आप लोगों को मदद करती हूँ, जैसे कि हम लोग कई बार सुने होंगे, बहुत बार रिलीजन के बारे में अगर सुने हैं कि लास्ट टाइम का बता सकते हैं कि जय श्री राम कहने की वजह से कहीं पे कुछ वायलेशन हुई थी, या फिर मंदिर मस्जिद की टॉपिक को लेके हो, या फिर कोई भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन की, या फिर एक-दूसरे के बीच किसी खाने की चीज़ के लेके हो, ये सारी चीज़ों को लेके रिलेटेड अगर आपको लग रही है, कोई आप एग्ज़ाम्पल याद कर पा रहे हैं, तो उसे ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट है कि इन February 2004, French passed a law banning students from wearing any conspicuous religious or political signs of or symbols such as the Islamic headscarf, the Jewish skull cap, or larger Christian crosses. This law has encountered a lot of resistance from immigrants who are mainly from the former French colonies of Algeria, Tunisia, and Morocco.
In the 1960s, French had faced a shortage of workers and therefore had provided visas for this immigrants to come and work in the country. The daughters of these immigrants often wear headscarves while attending school. However, with the passing of this new law, they have been expelled from their school for wearing headscarves. तो 2004 में क्या हुआ कि फ्रेंच ने एक लॉ पास किया जहाँ पे जो जो सारी चीज़ जो रिलीजन कॉन्स्पिरेसी की उठती है, बात उठती है, ये सारी चीज़ें को रखती है, तो इसके लिए कुछ कुछ चीज़ों को बैन किया, चाहे वो रिलीजियस सिंबल हो या पॉलिटिकल साइन हो। जैसे कि इस्लामिक हेड्स कफ मतलब कि जो आप लोग देखते होंगे मुस्लिम जो लड़कियां होती है सर पे हिजाब जैसा कुछ पहनती है, दुपट्टा लेके, दुपट्टा हो या हिजाब हो, जो भी हो, जो अलग से समझाया जाता है, अलग से समझ सकते हैं आप कि हाँ, ये मुस्लिम है। अभी तो मान लीजिए धूप के लिए बहुत सारे लोग ही पहनते हैं, लेकिन वो नहीं जिससे आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि यही एक रिलीजियस सिंबल है वैसा। या फिर ज्यूइश लोग जो टोपी पहनते थे, स्कल कैप, और या फिर क्रिश्चियन का जो है क्रॉसेस जो हो गया, जो आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे क्रिश्चियन और बहुत दूसरे रिलीजन के लोग भी हमेशा क्रॉस बनाते हैं, कहीं कोई टैटू बना लेते हैं, कभी गले में पहन पड़ते हैं, जो भी है, ये सारी चीज़ों को बैन कर दिया जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को या फिर पॉलिटिकल सिंबल को जो समझाता है, वो सारी चीज़ें वो अपने स्कूल में या फिर स्टूडेंट्स के बीच में ये नहीं देखना चाहते। तो इस चीज़ को बैन कर दिया क्या फ़रवरी 2004 फ्रेंच में। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे जो बाहर से भी अगर कोई आ रहे हैं या फिर कुछ इस तरह सा है, तो उनके लिए भी कुछ स्कूल का एग्ज़ाम्पल है कि वहाँ पे हेड स्कार्फ पहन के, मतलब कि लड़कियाँ जैसे पहनती हैं वैसा पहन के कोई स्कूल में गए थे, तो वहाँ से वो उस स्कूल से उन लोगों को निकाल दिया गया था, ये रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से। इमिग्रेंट्स मतलब कि वो लोग हैं जो बाहर के, मतलब उस देश के नहीं है। अगर फ्रेंच में ऐसा हो रहा है तो फ्रेंच के नहीं है, लेकिन बाहर से आके परमानेंटली फ्रेंच में रह रहे हैं। मतलब कि जो बाहर से आके परमानेंटली, बाहर के देश के होके भी परमानेंटली किसी देश में रहना चाहते हैं, रह जाते हैं, उन्हें इमिग्रेंट्स कहते हैं। ओके, तो ये सारे जो एग्ज़ाम्पल है, जो सारे टॉपिक है, ये सबसे शायद आप लोगों की एक सोच बनी है सेकुलरिज़्म को लेके, क्या होना चाहिए, कि क्या नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ-साथ जो एक्सरसाइज़ में जो क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों को जो पूछा गया है, उसका भी आंसर करें, और कुछ समझने में दिक्कत हो रहा है तो एज़ यूजुअल मुझे आप लोग बताएँ। ओके? तो स्टूडेंट्स, सेकुलरिज्म की चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होती है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊँगी, अगर ये वीडियोज़ आप लोगों को यूज़फुल लग रही है और लग रहा है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो इसको ज़रूर शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।